नमस्कार, स्वागत है आपका इस लाइव ब्रॉडकास्ट में। आप देख रहे हैं द वायर। ये भी कोई बजट है सरकार? जी हाँ सरकार, ये कैसा बजट आप लेकर आए हैं? आप द वायर देख रहे हैं। वायर का लाइव ब्रॉडकास्ट बेहद अहम दिन, खासकर टीवी की दुनिया में ये बहुत अहम दिन होता है। लेकिन आज टीवी वाले यानी टीवी के न्यूज, टीवी के रिपोर्टर्स, टीवी के कमेंटेटर्स, वो तमाम लोग जो अभ्यस्त होते हैं, जिनको तोते की तरह पढ़ाया जाता है, और कुछ लोगों को तो आज के दिन ही सिर्फ उनको आज के दिन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से बजट के दिन सरकार का बचाव करना है। वो लोग भी ये बचाव नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर इस बजट की 5 महत्वपूर्ण चीजें अगर बताना चाहें तो क्या बताएं। और मैं सबसे पहले, एक जो लिटमस टेस्ट होता है किसी भी सरकारी नीति का, मेरी नजर में वो होता है जब बीजेपी के आईटी सेल के लोग ताबड़तोड़ हमला करते हैं कि देखिए मोदी जी फिर से एक बार जीत गए हैं, फिर से हमें विश्व गुरु बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में साफ तौर पे ये कहा कि ये विकसित भारत का बजट है, 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2026 और 27 में क्या होगा ये नहीं बता पा रहे हैं। तो वही है कि दूर के सपने दिखाने के लिए पास की हकीकत से हमें दूर ले जाया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण चीजें इस वक्त मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ बेहतरीन एक पैनल भी जोड़ रहा है मेहमानों का। आप दावायर पर बने रहिए, टिके रहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। सिर्फ ये मत समझिए कि बजट जो है वो वित्त मंत्री के लिए है या वित्त मामलों के जानकारों के लिए है या इस सरकार के लिए है। जो बजट है वो आम जनता के लिए है। यूनियन बजट, इसे हम आम बजट कहते हैं। जो हिंदी भाषा है उसमें यानी आम जनता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तमाम अलग अलग तरह की जो सरकारी स्कीमें हैं, यानी जितना गरीब भारतीय, उतना ही ज्यादा इस बजट का, और बजट में कितना पैसा किस स्कीम को पड़ मिल रहा है, उसके हिसाब से आपके ऊपर सीधा इसका असर पड़ेगा। अक्सर आप टीवी पे देखते हैं कि आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि जो मिडिल क्लास है उसकी थाली पर क्या असर पड़ रहा है, मिडिल क्लास के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मिडिल क्लास की तो हम बात करेंगे, लेकिन हम सिर्फ मिडिल क्लास की बात नहीं करेंगे। हम भारत के गरीब तबके की बात करेंगे, हम भारत के अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, भारत के किसानों की हम बात करेंगे, भारत के उस युवा की हम बात करेंगे जिसे पूरे तरीके से हाशिए पर फेंक दिया गया है। तो आप ये देखिए कि ये बजट इस कदर, इसका मैं कहूंगी जो प्रतिक्रिया के तौर पे हमने देखा कि बाजार भी, सेंसेक्स भी 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। और बताया जा रहा है कि लाखों करोड़ रुपए, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए एक एक मैं कहूंगी चुटकी में हवा हो गए पूरे तरीके से। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें बताई जा रही थी कि क्या इस बजट से ये उम्मीद करें कि जो डिमांड है यानी मांग है आम लोगों के बीच वो बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो पैसे का सर्कुलेशन बढ़ेगा, उससे इकोनॉमी बेहतर होगी। बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ समझाने की आपको कोशिश होगी। दूसरी बात, किसानों के मद्देनजर हम सोच रहे थे कि क्या किसान, कई हम देख रहे हैं अभी लॉन्ग मार्च हुआ किसानों का, लाखों की तादाद में किसान सड़कों पर उतर आए, क्या उनके लिए कोई अनाउंसमेंट होगा, कोई घोषणा होगी? तीसरी महत्वपूर्ण बात कि वो बेरोजगार युवा जो फिर नरेंद्र मोदी से हर बार उम्मीद करता है, बीजेपी से उम्मीद करता है और लगातार उनको जिता रहा है, एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, लेकिन देखिए उसके भी इस बार भी उसको बेरंग लौटना पड़ा है, खाली हाथ उसको लौटना पड़ा है। 3 महत्वपूर्ण चीजें। और इसके अलावा अगर बिग पिक्चर, टीवी का फिर वही एक फेवरेट फ्रेज होता है बिग पिक्चर, एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाने की हम कोशिश करें तो हम 3 महत्वपूर्ण चीजों को देखना चाहेंगे। एक तो क्या इस बजट में जिस तरह से भारत के रुपए का मैं कहूंगी बेड़ा गर्क हो रहा है, जिस कदर वो डूब रहा है रुपया। उर्दू में बेड़ा गर्क जब कहते हैं तो उर्दू में गर्क का मतलब होता है डूब जाना। इन रुपया आप ये देखिए, पाउंड के मुकाबले, यूरो के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले, अंतरराष्ट्रीय बाजार में आप देखें आज भारत के रुपए की कीमत इस कदर गिर गई है। उसके हिसाब से क्या बजट में हमें ऐसा कुछ देखने को मिला जिससे इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है, जो विदेशी लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, विदेशी कंपनियां जो नहीं कर रही हैं, भारत में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं, क्या उनको वापस आकर्षित करने के लिए क्या कोई ऐसी तरकीब है जो इस बजट में दिखाई दी है? तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो घरेलू कंपनियां हैं वो भी, क्या जो भारतीय कंपनियां हैं जो भारत में अब निवेश नहीं कर रही हैं, बाहर अपना पैसा लगा रही हैं, क्या हम ये मान के चलें कि इस बजट में इसको करेक्ट करने की, इसमें सुधार की कोई उम्मीद, कोई आशा हम इसमें लगाएं? ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, ये भी आपको एक ही पल में सुनवाएंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ एम के वेणु जुड़ गए हैं। एम के वेणु न सिर्फ के द वायर के फाउंडिंग एडिटर हैं, बल्कि देश के जाने माने और बहुत ही सम्माननीय
आर्थिक पत्रकारों में, जो फाइनेंस और जो इकोनॉमी जानते हैं, उन पत्रकारों में एम के वेणु की गिनती होती है। वेणु, आपको तो मैं इस तरह बुला लेती हूँ बिल्कुल जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। वायर के वायर के दर्शकों को कम अंदाजा होता है कि कितनी बड़ी फिगर है, आपको कितना वेल रिगार्डेड, आपका कितना सम्मान है उस दुनिया में जहाँ के फैक्ट्स की बहुत कमी पाई जाती है और जहाँ के हर चीज पर एक जो है मैं कहूंगी मरहम पट्टी लगाकर, मरहम पट्टी भी नहीं लगा पा रहा है आज की तारीख में तो टीवी। अब मुझे बताइए कि मैंने तो कुछ ब्यौरा दिया है छोटा मोटा जो मैं समझती हूँ आर्थिक मामलों के बारे में। मैं इस कार्यक्रम में फोकस करना चाहती हूँ कि इस बजट का जो राजनीतिक संदेश है वो क्या है। देखिए, बिना पॉलिटिक्स के तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब तेल होगा तभी तो राधा नाचेगी। तो मुझे ये बताइए आप कि इसका जो राजनीतिक संदेश है इस बजट का वो क्या है। पहली बात तो अरफा जी, दाल बराबर होना भी अच्छी बात है, क्योंकि दाल भी बहुत महंगे होते जा रहे हैं पिछले कई सालों से। तो जहां तक इस बजट का सवाल है अरफा जी, मैं निर्मला जी का स्पीच में सुन रहा था, सुनते सुनते मुझे लगा कि कुछ कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कोई नई बात हो रही है या कोई बहुत बड़ा कोई अनाउंसमेंट हो रहा है। जैसे मान लीजिए पिछले से बजट में कुछ मिडिल क्लास को थोड़ा सा उत्साहित किया गया था, क्योंकि वो महीने में 1 लाख आय जिनकी है 1 लाख तक बिल्कुल इनकम टैक्स हट गया था, जीरो टैक्स। तो उससे थोड़ा सा मिडिल क्लास में थोड़ा सा जोश आया था। हालांकि उससे कोई इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कोई बहुत डिमांड नहीं बढ़ा और कोई बहुत, मगर इस बजट में कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। और मैं देख रहा था कि जो ट्रेजरी बेंचेस थे, जो रूलिंग पार्टी के ही लोग थे, वो बहुत ही मतलब एक मरे हुए तरीके से डेस्क को थपथपा रहे थे। तो कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं था जिसमें मोदी जी थपथपाते थे, वो साथ में वो क्यू लेके वो लोग भी थपथपाते थे, पूरे जो रूलिंग पार्टी के। कोई बहुत बहुत उत्साहित, कोई उत्साह के साथ जो टेबल थंपिंग होती है जो हमने और बजट में देखा, वो इस बार बिल्कुल नहीं देखा गया। और ऐसा भी लगा कि कुछ जो वैश्विक जो संकट जो भारत आज की तारीख में जो फेस कर रहा है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने जो बोला कि विदेशी निवेश, इकोनॉमिक सर्वे ने साफ कहा पहली बारी कि विदेशी निवेशक भारत से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं। और इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, जो पर कल ही निकला था, कि इसको स्टडी करना पड़ेगा। इसका मतलब अभी तक सरकार ने स्टडी नहीं किया है। और दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि रुपया क्यों लुढ़क रहा है और भारत का रुपया क्यों, और जो एशियाई करेंसी और बड़े जो अर्थव्यवस्था है उनकी करेंसी से सबसे खराब परफॉर्मेंस है। तो ये सब चिंताओं का मुझे कोई विश्लेषण बजट में नहीं दिखा। कोई मतलब किसानों के प्रति कोई बहुत बड़ा कुछ, किसानों की आय दुगनी जो इनका बड़ा स्लोगन हुआ करता, तो वो तो अब उसका तो अब मेंशन ही नहीं होता बजट में। तो ये, और निर्मला सीतारमन के स्पीच, उनके जो भाषण में भी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि भाई 200 जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं पूरे देश में, लेगेसी क्लस्टर्स, लेगेसी मतलब पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो चले आ रहे हैं बहुत पहले से, उनको रिवाइव किया जाएगा। तो ये सुन के मुझे बड़ा अचंभा लगा। मैंने कहा आप जो 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को रिवाइव करने की आप बात 11 साल बात कर रहे हैं, ये तो आपको 2014 में बोलना चाहिए था और अभी तक हो चुका होना चाहिए था। नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं कहती हूँ कि मानसिक रूप से, जहनी तौर पे ये सरकार 2014 में ही बिल्कुल रह रही है, जब नरेंद्र मोदी, मुझे ऐसा लगा, यही मैं कह रहा हूँ, मुझे लगा कि 2014 का बजट है ये। जी हाँ, घनश्याम तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी न सिर्फ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बल्कि एक, मैंने कहा, अर्थशास्त्र की दुनिया में एक जाना माना नाम है, कई विदेशी डिग्रियां लेकर यहाँ पर मौजूद हैं। घनश्याम जी, आपके जैसे लोगों पर हम बेस करते हैं कि आप जरूर हमें पॉलिटिक्स तो बताएंगे इस बजट की क्या है, लेकिन जब आप एक नजर में देखते हैं, वेणु कह रहे हैं, मैंने कहा कि भाई वेणु हमारे लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है, वो कह रहे हैं मुर्गी भूल जाइए, अभी तो दाल नहीं मिल रही है। इस बजट के बाद तो लगता है कि दाल रोटी भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। नमस्कार आरफा आपको, वेणु को और द वायर के दर्शकों को। जो मुख्य बात है, देखिए हमारे देश में लगभग 225 करोड़ बच्चों का जन्म हर साल होता है,
जो असर का सर्वे कहता है, जो एनरोलमेंट का डेटा कहता है, उसके हिसाब से अगर आप देखिएगा तो एनरोलमेंट डेटा के हिसाब से देखिएगा, अगर 25-30% भी आप मानिएगा तो 2 करोड़ जो हर साल बच्चों का जन्म होता है, इसमें से 50 लाख से 60 लाख बच्चे कॉलेज ज्वाइन करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं। यानी कम से कम जो कॉलेज से निकल रहे हैं, जो 1.5 करोड़ नहीं ज्वाइन किए वो तो अलग बात है, कॉलेज से निकल रहे कम से कम उनके पास रोजगार होना चाहिए। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एंट्री लेवल जॉब्स जाएंगी। भारत सर्विस सेक्टर की बात करता है, सर्विस सेक्टर में एंट्री लेवल जॉब्स किस तरह की होती हैं? कॉल सेंटर की जॉब होती है या क्लरिकल जॉब्स होती हैं। ये तो एआई तुरंत खत्म कर दे रहा है। तो जहां पर इतना बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, जो सबसे बड़ा वर्कफोर्स है वो तबाह हो रहा है, उसमें बजट ऐसा आया जैसे लगा कि सोते सोते पढ़ा गया और सोते सोते सुना गया। ये एक तानाशाह सरकार का ऑटो पायलट बजट है। ऐसा लग रहा है कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट प्रस्तुत कर रही है मुट्ठी भर शेयर होल्डर्स के लिए, और वो भूल गई है कि मुख्य शेयर होल्डर कौन है। और अगर आप इसका राजनीतिक संदेश देखिएगा तो राजनीतिक संदेश ये है कि मोदी जी अब ये मानते हैं कि बजट का ऑडियंस अलग है और चुनाव का ऑडियंस अलग है। चुनाव का ऑडियंस हिंदू मुस्लिम, हर रोज धर्म की बातें करना, तरह तरह के जुमले पढ़ना, तरह तरह की पोशाक पढ़ना, हर तरह से देश को बांटना, सीबीआईडी को भेज देना, विपक्षियों को हमेशा दोष देना, इस तरह की बातचीत, और एक मीडिया जो लगातार उनकी कीर्तन मंडली की तरह घूमता रहता है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उसके माध्यम से चुनाव के ऑडियंस से मोदी जी बात कर लेते हैं। और जिस तरह के वर्डिक्ट आ रहे हैं उसमें अब तो पता ही नहीं चलता कि जनता ने वोट दिया है, कि मशीन ने वोट दिया है, कि सिस्टम ने वोट दिया है। जहां तक बजट की बात है, बजट अब बिल्कुल कॉर्पोरेट फोकस बजट है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक मार्केट धड़ाम हुआ है उसमें ऐसा लगा कि वो फोकस भी नैरो हो गया है। अब ये वाइड कॉर्पोरेट फोकस नहीं है, ये मुट्ठी भर कॉर्पोरेट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और अगर वो संतुष्ट है तो और किसी से इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। वरना आप देखिए, जहां पर आम आदमी ना ढंग का घर खरीद सकता है, स्कूल की फीस महंगी हो रही है, बच्चों को स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। असर का डेटा कह रहा है कि भारत में पुनः प्री कोविड लेवल के स्तर पर बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हो रहा है, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ रही है। आप स्वास्थ्य का देखिए तो लगातार स्वास्थ्य पर परिवारों की डिपेंडेंसी प्राइवेट स्वास्थ्य पे बढ़ रही है, प्राइवेट सेक्टर पे बढ़ रही है। दवाइयां महंगी हैं, हर तरह का स्वास्थ्य महंगा है। तो किसी भी दृष्टि से जो मध्यम वर्ग है वो सड़क पे है, और जो सड़क पर था गरीब वर्ग वो तो गड्ढे में गिर गया है। तो ऐसी दृष्टि में अगर सरकार के ऊपर चुनाव का प्रेशर नहीं है, लोगों के लोग क्या सोचते हैं इसका प्रेशर नहीं है, तो सरकार इसी तरह के बजट प्रस्तुत करती है जो ऑटो बिल्कुल, आप पायलट ये कह बजट रहे हैं कि होते हैं, जो जो एक नैरेटिव है उसको इस तरह से अपने कब्जे में किया जा चुका है कि घनश्याम तिवारी क्या कह रहे हैं, आरफा खानम क्या कह रही हैं, एम.के. वेणु क्या कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल आज की तारीख में इस सरकार को, क्योंकि आप ये कह रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात रखी है, और मैं एक मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के तौर पर भी मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ, जब आप ऑडियंस का जिक्र कर रहे हैं कि राजनीति का ऑडियंस क्या है और बजट का ऑडियंस क्या है, चुनाव में किस तरह बात करनी है और बजट में। ये भी मैं कहूंगी कि बड़ी ही साफ गोई से आप जरूर बात करें, लेकिन तारीफ तो करनी पड़ेगी कि ये बिल्कुल अलग तरीके से आप ये देखिए कि कैसे छान दिया गया है बिल्कुल हमारे समाज और हमारी राजनीति और हमारी अर्थव्यवस्था को। मैं चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी बड़े खराब काम करती है बहुत सारी चीजों में, वो बहुत देर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीजें अच्छे कर रहे हैं आजकल। उसमें एक चीज ये है कि बड़े अच्छे एक्सप्लेनर्स, वीडियो एक्सप्लेनर्स, चाहे वो एप्स्टीन का मामला हो या अब ये बजट की बात हो। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर पर 4-5 मिनट की एक ये वीडियो एक बनाया दे दिया, ये उम्मीद में कि शायद टीवी वाले चलाएंगे, क्योंकि वैसे तो किसी ऑपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपने कहा कि ऑडियंस तो तैयार है, ऑपोजिशन की क्या जरूरत है, क्या कह रही है कांग्रेस, इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें तो फर्क पड़ता है। और इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं, अभी हम आपको दिखाते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरह से इस पूरे बजट की बाल की भी खाल निकाल के कैसे पेश की है। कुछ 2 मिनट में सुनिए जरा। निर्मला सीतारमण जी को बजट स्पीच देते देख बड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि कहीं अंदर एक संशय था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप या उनका कोई मंत्री आकर हमारा बजट ना पेश करने लगे। भाई, जिस तरह से हमारे देश की नीतियां, हमारी विदेश नीति, हमारी आर्थिक नीति, हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, किस दाम पर खरीदेंगे, इस सब की घोषणा ट्रंप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं यह डर बड़ा वाजिब था। खैर, निर्मला जी ने 1.5 घंटे की बजट स्पीच दी। अपनी पूरे बजट में उन्होंने एक बार भी एफडीआई का जिक्र नहीं किया, जो नेगेटिव हो चुका है।
उन्होंने हिंदुस्तान से विदेशी निवेशक लगातार पैसा बाहर निकाल रहे हैं, उसका कोई जिक्र नहीं किया। रुपए का तो नाम तक नहीं लिया, वो लगातार गिरता जा रहा है। इस बजट में रोजगार कैसे बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनेगी, किसानों के लिए क्या किया जा सकता है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। असल में तो ये जो बजट है और इसके सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो कटौती करके हासिल किए गए। ये असल में कटौती का बजट है और बजट के आंकड़े खुद आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा प्रमाण है। बात पहले करेंगे चालू वित्तीय वर्ष, अभी प्रेजेंट फिस्कल ईयर 2025-2026 की, और यहां पर मैं कंपैरिजन कर रही हूं जो बजटेड एस्टिमेट था और जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था, और कितना कम रिवाइज्ड एस्टिमेट है बजटेड एस्टिमेट से। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू की, राजस्व की प्राप्ति से। 78,000 करोड़ रुपए से कम का राजस्व वसूल हुआ है, मतलब आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा सूचक। नेट टैक्स की जो प्राप्ति है वो 1,62,000 करोड़ रुपए से कम की वसूल हुई है। कुल खर्चे में सरकार ने 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की कटौती करी है। यहां तक कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी 1,44,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। हेल्थ, स्वास्थ्य में करीब करीब 3,686 करोड़ की कटौती की गई है। शिक्षा का बजट 6,700 करोड़ से ऊपर का काटा गया है। कृषि क्षेत्र की में जो बजट की कटौती है वो 7,000 करोड़ के आसपास की गई है। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट में बजट की कटौती 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई है। शहरी विकास में करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए काटे गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,200 रुपए की कटौती हुई है। तो लगातार बजट कटता जा रहा है। जल जीवन मिशन और पेयजल में 50,000 करोड़ रुपए की कटौती हुई। आपको याद होगा दूषित पानी पीकर लोग मर रहे हैं। लेकिन सबसे क्रूअल कटौती जो है वो SC, ST और OBC योजनाओं के बजट में की गई है। PM अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में 890 करोड़ का बजट काटा गया। OBC छात्रवृत्ति में 690 करोड़ की कटौती की गई। दलितों के लिए पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप होती है उसमें 360 करोड़ रुपए काटे गए। ट्राइबल्स के लिए जो विकास का कार्यक्रम होता है उसमें करीब करीब 1,600 करोड़ रुपए की कटौती की गई। और अब बात करते हैं अगले वित्तीय वर्ष की, 2026-27 की, और इसमें मैं कंपैरिजन करूंगी जो बजटेड एस्टिमेट अगले वर्ष का है वर्सेस जो रिवाइज्ड एस्टिमेट, जो एक्चुअल खर्चा हुआ इस साल। तो किन किन स्कीम्स में पैसा काटा गया? खाद्य सुरक्षा में कम आवंटित किया गया है, यूरिया सब्सिडी में कम आवंटित किया गया है, गरीबों के लिए जो LPG योजना होती है उसमें कम आवंटित किया है, फसल बीमा योजना में कम पैसा डाला है, विमान और एरो इंजन में कम पैसा है, नौसेना डॉकयार्ड परियोजना में कम पैसा है, वायुसेना के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कम पैसा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो टेक्नोलॉजी लगती है उसमें कम पैसा है। इनफैक्ट नेक्स्ट फिस्कल ईयर का जो नॉमिनल GDP रेट है वो 10% अनुमानित किया गया, जो इस वित्तीय वर्ष से एक्चुअली कम है। तो यह स्पष्ट है कि बजट के आंकड़े सरकारी खर्चे में भारी कटौती करके हासिल किए गए। सरकार ने स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कृषि में, सामाजिक कल्याण में, दलित, आदिवासी, पिछड़ों की छात्रवृत्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के फंड काटे हैं। आप ये सोचिए कि इस देश के लोग दूषित पानी पी के मर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। जल जीवन मिशन और पेयजल में बजट का मात्र 2% जो आवंटित फंड था वो इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, तो फिलहाल आप सुप्रिया श्रीनेत को सुन रहे थे। मुझे कुछ बातें जो समझ में आई, वेनु आपसे अगर शुरुआत करूं, वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट वो दे रही हैं। वो कह रही हैं आर्थिक मंदी की तरफ इशारा कर रहा है ये बजट, खासकर जब वो रेवेन्यू का जिक्र करती हैं कि राजस्व कितना मिल रहा है सरकार को, और 78,000 करोड़ का राजस्व है जो कहती हैं। और मैं उनकी बात पे विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। वो एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं, बड़े बड़े संस्थानों में उन्होंने काम किया है, और जाहिर है कि मुझे लगता है एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या आप इस हद तक जाना चाहेंगे जिस हद तक वो जा रही हैं कि आर्थिक मंदी का संकेत है? देखिए अरफा, मैं आर्थिक मंदी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आर्थिक मंदी का एक इकोनॉमिक्स में एक डेफिनेशन होता है कि नेगेटिव GDP ग्रोथ, रिसेशन जो होता है वो नेगेटिव GDP ग्रोथ। मगर यहाँ पे आप, ये जरूर है, मतलब वो जो आंकड़े दे रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इकोनॉमी जैसे बड़ा इकोनॉमी में GDP बढ़ोतरी होनी चाहिए उतना नहीं हो रहा, और GDP के जो आंकड़े आ रहे हैं अरफा, उसपे भी कोई विश्वास नहीं कर रहा। उसपे भी IMF ने भी प्रश्न चिन्ह लगाया, और हमारे वायर में कई अर्थशास्त्रियों ने, अरुण कुमार हैं जो अपने सुब्रमण्यम, जो इनके जो पुराने सलाहकार हैं अरविंद सुब्रमण्यम, वो सब बोल रहे हैं कि जो GDP सरकार दिखाती है उससे कम से कम 3.5-3.5-3.5% कम हो रहा है, और ये जो आंकड़े जो पेश किए जा रहे हैं इस पे भी ये सही नहीं है। तो अगर मान के चले तो GDP ग्रोथ मेरे हिसाब से, और जैसे अरुण कुमार ने हमारे वायर में कई बार लिखा और कहा भी है, कोई 4.5-5% से ज्यादा ग्रोथ नहीं है।
अगर 4.5-5% अगर ग्रोथ चल रहा है अरफा, तो जाहिर है आपका जो रेवेन्यू है वो भी कम होगा। रेवेन्यू कलेक्शन, इकोनॉमी जिस तरह ग्रो करेगी उसी तरह रेवेन्यू कलेक्शन होगा, वो भी कम हो रहा है। और जो बजट किया है, जैसे सुप्रिया ने बोला, उससे कहीं कम कलेक्शन हुआ है जो पिछले साल का जो बजटेड अमाउंट था। इस वजह से सरकार क्या कर रही है कि जो एक्सपेंडिचर जो है, जो बड़े बड़े इनके स्कीमें हैं जिनको ये सारा टाइम ढंढोरा पीटते हैं, उसमें भी बड़ी बड़ी कटौतियां हो रही है। जैसे जल जीवन मिशन में कटौती है, बड़ी जबरदस्त कटौती है। एडुकेशन में कोई बढ़ोतरी नहीं है, हेल्थ में बढ़ोतरी नहीं है, SC ST स्कीम में कटौती है। तो इससे पूरे बजट का एक मजाक बन जाता है। आप अगर पूरे हर एक इंपॉर्टेंट जो वेलफेयर जो हेड्स हैं उसमें अगर आप इतनी बजट करते हैं 100 और खर्च आप 50 से भी कम कर रहे हैं, तो इससे फिर जो आर्थिक जो मंदी की तरफ, मैं ये कहूंगा अभी मंदी नहीं है मगर मंदी की तरफ बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये मेरा बढ़ने की आशंका हो रही है। मुझे बड़ा निराशा हो रही है आपकी ये बात सुन के। जाहिर है हम नरेंद्र मोदी का, उनकी राजनीति नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन एक देश के तौर पर तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है जो लाखों करोड़ों युवा हमारे जो तैयार हो रहे हैं एक नए भविष्य के लिए। अरफा, मैं एक और बात कहूंगा, ये बहुत अहम बात है जिसका जवाब आज तक इस सरकार से हमें नहीं मिला है। सरकार के ही ये आंकड़े बताते हैं कि कोविड के बाद जो 5 साल जो रहे हैं, और उसमें जो बॉटम 70-75% लोग हैं, इन्हीं का सर्वे बताता है, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जो 2017 से 22 तक का भी था और उसके बाद भी बताता था कि उनकी आमदनी बढ़ी नहीं है। जो 75% जो नीचे तबके के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, उनकी आमदनी नहीं बढ़ी है, उनकी सेविंग्स गिर गई हैं, और वो खरीदारी भी उनकी बहुत कम है। इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। और मुझे याद आ रहा है कि पिछले कुछ डिस्कशंस में जब आपने एक बात कही थी और बड़ी हैरानी हुई थी कि भारत में इतना बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है इस वक्त, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी इतनी बड़ी आबादी है। कभी हमारे यहाँ ये समस्या नहीं रही कि डिमांड ना हो, मांग ना हो, लेकिन पहली बार इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। तमाम इंडिकेटर्स, मुझे घनश्याम तिवारी जी बताइए कि अभी वेणु कह रहे थे कि तो सरकार लगता है 2014 का बजट है उसी में फंसी हुई है। मुझे लगता है मैं भी उसी मेंटल स्पेस में फंसी हुई हूँ जब ये कहा गया कि नरेंद्र मोदी बड़े विभाजनकारी नेता हैं, सांप्रदायिक नेता हैं, उस सब के बावजूद एक मामले में बड़े बेहतरीन है वो, कि देश को वो आर्थिक तरक्की देंगे। गुजरात मॉडल जो है वो भारत में आना था। अब इस गुजरात मॉडल को अगर आप देखें, मैंने इनकी पूरी स्पीच में कहीं भी ना तो नरेंद्र मोदी जी ने, ना ही वित्त मंत्री जी ने, ना तो जिक्र किया किसी मेक इन इंडिया का, स्किल इंडिया का, GST उत्सव का, इसके अलावा स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ। 100 बनने थे, यहाँ तो एक नहीं नजर आ रहा है। तो ये तमाम जो मैं कहूंगी नारेबाजी की जो भाषा थी, स्लोगन जो लगाए जा रहे थे, उन सब का क्या हुआ? क्या हम इसमें कोई जवाबदेही मांगे तो किस तरह मांगे? क्या हुआ इस सब का? देखिए, मैं उसी धुन पे जरा सा आगे बढ़ता हूं। ये एक अनडेमोक्रेटिक विजन का पहला बजट है। 2014 से 2025 तक आप एक डेमोक्रेटिक विजन का बजट देखती थी, जहां पर लगातार ये कहा जाता था कि चलिए मोदी जी देश के लोगों का मन जीतना चाहते हैं, उसके लिए तरह तरह के नारे दिए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और तरह तरह की चीजें। अब उन नारों से लोगों का तो पेट भर गया, लेकिन वो नारे कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन अब उन नारों की सरकार को जरूरत नहीं है। वो नारों का दौर 2024 में समाप्त हो गया। 2024 के चुनाव के बाद इस तरह के इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शन से स्पष्ट है, चाहे वो महाराष्ट्र का है इलेक्शन है, हरियाणा का इलेक्शन है, दिल्ली का इलेक्शन है, और जो इलेक्शंस होंगे, बिहार का इलेक्शन है, उसमें नारों और नैरेटिव का महत्व खत्म हो गया। कुछ इस तरह की का कब्जा है सरकार का या बीजेपी का या उसके तंत्र का, कि उनको अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो अपने बजट के कम्युनिकेशन में इन नारों की जरूरत नहीं है। अब ये वो बजट है जो किसी एक कंपनी का बजट आता है। जैसे कि कंपनी के बजट में कोई उस कंपनी के शेयर होल्डर नारे नहीं लगा रहे होते, वो चुपचाप सुनते हैं कि ये कंपनी है, इस तरीके से कंपनी अपना पैसा खर्च करेगी। वरना एक सरकार 53 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है एक गरीब देश में, जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जिस देश में सबसे ज्यादा दुनिया में महिलाएं बेरोजगार हैं, जिस देश में दुनिया में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं, जिस देश में देखिए, अगर आप रीजनल डिस्पैरिटी जो एक पैमाना था बजट को मेजर करने का, उस दृष्टि से भी देखिए, तो
जो बिहार जैसे राज्य हैं, जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटी है, जब इन्होंने मनरेगा को वीबी रामजी जैसे स्कीम में बदल दिया, जहां स्टेट को भी अब 40% देना होगा, तो एक स्कीम के तौर पर इन्होंने क्या संदेश दिया कि जो गरीब राज्य हैं और गड्ढे में चले जाएं, क्योंकि उनके पास तो 40% होगा नहीं देने के लिए इन मजदूरों को और ग्रामीण श्रमिकों को। इसी तरह और सरकार भी पैसा देगी नहीं, केंद्र सरकार पैसा देगी नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब सरकार का ध्यान जो है बजट के रूप में शुद्ध तौर पर मुट्ठी भर लोगों पर है, जो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जो कुछ जगहों को बहुत शानदार बनाएंगे, जहां बुलेट ट्रेन चलेंगी, जहां पर 3-3 एयरपोर्ट होंगे, जहां पर ऐसी इंडस्ट्रीज लगेंगी, चाहे वो डेटा सेंटर हो, चाहे वो, मैं सेमीकंडक्टर स्पेस से आता हूं, सेमीकंडक्टर हो, जो बहुत सारे रोजगार पैदा नहीं करती, लेकिन वो दुनिया के पटल पर जहां पर वोटर्स नहीं है, वहां पर मोदी जी ऊंची ऊंची भाषण दे सकते हैं उसके आधार पर। जो वोटर्स हैं उनको समझाने के लिए दूसरी चीजें हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले बजट में आप कोई नारे, कोई नए स्लोगन, कोई नया मिशन नहीं देखें। उस सारे को समेट करके एक बक्से में डाल दिया गया है, जिस बक्से पर 2047 लिखा हुआ है। अब हर चीज जो की जाती है, कहा जाता है 2047 के लिए की गई है। शिक्षा का बजट नहीं बढ़ाया, क्योंकि हम 2047 का विकसित भारत बना रहे हैं। स्वास्थ्य का बजट नहीं बढ़ाया जैसी जरूरत है, क्योंकि हम 2047 का विकसित भारत बना रहे हैं। तो ये जो मेरे ख्याल से आपके नजरिए में या वेणु जी के नजरिए में या मेरे नजरिए में ये एक फर्क है। मैं क्लियरली इसे एक अनडेमोक्रेटिक इंडिया का पहला बजट देखता हूं, जिसमें शेयर होल्डर कुछ कंपनियां हैं, देश के नागरिक नहीं है और न देश के राज्य हैं। बड़े खतरनाक संकेत है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैं कह रही हूँ वेणु, अमेरिका के लिए कहा जाता है यूजुअली कि देश नहीं है, ये कॉर्पोरेशन है। ऐसा लगता है इसी तरह की कोई भाषा आप जिस बारे में बात कर रहे हैं घनश्याम जी। वेणु, मुझे बताइए, क्या आप इस बात से सहमत हैं या आपको लगता है कि ये तो सिर्फ विपक्षी नेता है इसलिए मोदी जी को घेर रहे हैं ये? देखिए, मैं घनश्याम जो कह रहा है उसमें एक सच्चाई तो है कि ये सरकार ने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि हम कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा देंगे, नेशनल चैंपियंस बनाएंगे। उसके तहत अपने जो भी अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, जो हमारे जो 8-10 जो बड़े उद्योग हैं, उनको इन्होंने खूब प्रोत्साहित किया, उनको बड़े बहुत सारे कंसेशंस दिए। मगर मेरा ये कहना है, जहां मैं घनश्याम से डिसएग्री इस बात पे करता हूं कि उसके बावजूद यहां पे कोई ग्रोथ नहीं प्रोड्यूस हो पाया। मतलब लोगों के पास आमदनी नहीं हुई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, लोगों को इनकम नहीं मिली। और आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें तो ये दर्शाता है कि अगर उसमें एक चैप्टर है अरफात, जिसमें ये बड़े बिजनेसेस को भी ये कह रहे हैं कि आप भी अपने जो आपको जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो करना चाहिए था उस पर खरे नहीं उतरे हैं। आप जिस तरह जापान में सोनी और बड़े बड़े कोरिया में सैमसंग, बड़ी कंपनियां, जर्मनी में फोक्सवैगन, जिस तरह ये जापान, जर्मनी और कोरिया की कंपनियां जो नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाती हैं और एम्प्लॉयमेंट देती हैं, वो आप लोग उस पे आप खरे नहीं उतरे। तो ये उनको भी ब्लेम कर रही है अभी। हालांकि इनके लिए इन्होंने बहुत किया बिजनेसेस के लिए, मगर अब ये कहना शुरू कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, निवेश नहीं कर रहा। तो बिजनेसेस ने भी तो बहुत किया इनके लिए। एप्स्टीन फाइल में आया है कि जाके वहां सिफारिश कर रही थी, अनिल अंबानी का जो जिक्र हुआ है उस बारे में थोड़ा सी बात कीजिए कि सिर्फ मोदी जी ही नहीं करते बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन भी हमारे अडानी अंबानी जी भी कर रहे हैं उनके लिए, मोदी जी के लिए। वो बात तो सही है। बिजनेसमैन, ये जो बड़े उद्योग है, ये बीजेपी को चढ़ के इनके पार्टी की फंडिंग जरूर करते हैं, मगर उन्होंने लोगों के लिए अभी तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए। तो इसकी भी आलोचना हो रही है कि आपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए अभी तक। एक बारी तो निर्मला सीतारमण, मुझे याद है अरफा, 2 साल पहले CII के जो बड़े उद्योगपतियों के मीटिंग में बोला कि आप लोग हनुमान की तरह हो, हनुमान को अपनी शक्ति का एहसास नहीं, इसलिए आप लोगों को भी अपनी शक्ति का एहसास नहीं है और आप निवेश नहीं कर रहे हैं और रोजगार नहीं पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह का भी इनका चल रहा है। मतलब सरकार इनसे फ्रस्ट्रेटेड है कि बिजनेसेस इन्वेस्ट नहीं कर रही है। अच्छा, बिजनेस से बात करो तो वो कहते हैं हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ मांग ही नहीं बढ़ रही, तो हम और माल अगर प्रोड्यूस करेंगे तो खरीदेगा कौन। तो ये एक किस्म से ये ट्रैप फंसा हुआ है। बाकी मैं घनश्याम की बातों से सहमत हूँ कि
हाँ कि मोदी जी का एक नजरिया है बिग बिजनेस से नहीं, डील लेकिन करने जो का। एक बात घनश्याम जी ने कही है जो बड़ी ही चिंताजनक बात है, वो ये कह रहे हैं कि अभी तक क्या होता था कि एक रटी रटाई भाषा में हम ये कहते थे कि देखिए सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपनी भाषा को मीठा बनाकर जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है इस बजट के जरिए, या सबको खुश करने की कोशिश कर रही है कि मिडिल क्लास को ये दे दिया, लोअर मिडिल क्लास को ये दे दिया, किसानों को ये दे दिया। घनश्याम जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, अभी किसी को खुश करने का भी कोई पॉलिटिकल कंपल्शन ये सरकार महसूस नहीं करती। राजनीतिक तौर पे इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है इस बात का कि बजट एक तरफ, वो अलग एक आइसोलेशन में रह सकता है, अलग अलग एक कमरे में बंद, और देखिए, बाकी जो है आपके लिए मैदान खुला है। नहीं, मैं भाई, मैं भी कभी कभी सोचता हूं जो घनश्याम कह रहे हैं कि अब इन्होंने इलेक्शन जीतने का ऐसा टेक्नोलॉजी पैदा कर लिया है, अब पता नहीं उसमें एआई का भी इस्तेमाल होगा कि नहीं आगे जाके, कि और जगह परफॉर्मेंस करने की इनको अब जरूरत महसूस ही नहीं होती 2024 के बाद। ये खासकर इस लिमिटेड दायरे में मैं घनश्याम जी से सहमत हूँ। जो इलेक्शन विनिंग मशीन इन्होंने बना रखी है, और जो भी जिस तरह भी करते हैं एसआईआर, ये वो, इलेक्शन कमीशन भी इनका एक अलायंस पार्टनर बना हुआ है, उसके चलते हुए ये बात सही है, इनको कोई डर ही नहीं है कि लोग नाराज हो जाएंगे, लोगों की आमदनी नहीं है, लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, और उनके खिलाफ वोट करेंगे, ऐसा कोई भय भी नहीं है इनको। वो बात तो सही है। बिल्कुल ठीक है। अब आखिरी उस सवाल, मामले में मैं घनश्याम से सहमत हूँ। जी हाँ, आखिरी सवाल बिल्कुल बहुत संक्षेप में घनश्याम जी ये बताइए, अब ऑपोजिशन इसको किस तरह से देख रहा है? अगर कम्युनिकेशन के सारे माध्यमों पे कब्जा एक पॉलिटिकल पार्टी का है, और हम ये देख रहे हैं कि आपके पास, मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि चलिए एक्सप्लेनर बना के, लेकिन कोई सुनने वाला हो तो बात हो, कोई बात कहने वाला हो तो बात की जाए। अगर अलग अलग खानों में ये बंद हो गई हैं चीजें, तो हमारे आपके कहते रहने से फर्क क्या पड़ता है? देखिए, तीन बातें हैं। पहली जो आपकी बात है, हमारे आपके कहते रहने से फर्क क्या पड़ता है। मैं मानता हूं कि भारत इतनी पुरानी सभ्यता है कि एक हमारे अंदर सही और गलत का पैमाना, हम किसी भी पंथ से आते हो, धर्म से आते हो, हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर का स्वधर्म है। और हम जो कह रहे हैं, फर्क ये पड़ता है कि हम ये कहना हमारा स्वधर्म है। आप जर्नलिस्ट हैं, वेणु जर्नलिस्ट हैं, मैं विपक्ष में हूं। देश की लोकतंत्र में जो हमें सही दिखाई देता है वो कहना हमारा स्वधर्म है, तो हम इसलिए कह रहे हैं। अब दूसरी बात ये कि इससे फर्क क्या पड़ता है। अगर आप देखिए इस दृष्टि से कि जिस तरीके से सरकार ने तकनीक के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, पैसे के माध्यम से सारे सिस्टम पे कब्जा कर लिया है, कि ऐसे चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं जो लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, जो शायद इनके लोगों ने भी कल्पना नहीं की थी, वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऐसे समय में वाकई ये बजट और बजट की आलोचना से सरकार को नहीं लगता कि उसके वोट पे कोई फर्क पड़ने वाला है। और रही बात कि अगर हम आलोचना करते भी हैं, तो जिस तरह का आगे कम्युनिकेशन का तंत्र हमें दिखाई दे रहा है, उस तंत्र में ये स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति में ऐसा जिन माध्यमों से कम्युनिकेशन होगा वो टेक्नोलॉजी लेड होंगे, और ऐसे सिस्टम्स लेड होंगे जहां पर हमारे इस कहने का सीधा प्रभाव जनता पर नहीं पड़ेगा। ये तीनों चीजें अपनी जगह पर स्पष्ट मुझे दिखाई देती हैं। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत जी। शुक्रिया आपका घनश्याम जी और एम के वेणु। मुझे लगता है कि ये सिर्फ बातचीत का सिलसिला अभी शुरू हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि बजट में जिस तरह की चिंताजनक बातें आप दोनों सामने रख रहे हैं, इस बातचीत को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसी आम जनता तक जिसके आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हो रही है, उसी को जगाना बहुत बहुत जरूरी है। अभी लौटते हुए हम इस कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं, लेकिन सुन लेते हैं जरूर कि अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की है इस पूरे बजट के मुद्दे पर। नमस्कार। यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका, और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं। ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना पड़ेगा। ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम ना किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे।
बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे। ये हमेशा बड़े लोगों के लिए 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्या सरकार ये बताएगी प्रति व्यक्ति आय क्या है? ये किसी को राहत देने वाला बजट नहीं है। मिडिल क्लास का वोट ले लेंगे, गरीब का वोट ले लेंगे, किसान का वोट ले लेंगे, लेकिन बजट आएगा तो 5% लोगों के लिए बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मिल गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो क्या जरूरत है और चीज की। अब सोचिए अयोध्या जैसी जगह पर तो इसीलिए मैंने कहा ये हालत रही तो सोने पर पीतल लगा करके जेवर पहनने पड़ेंगे। रिफॉर्म्स की बात कही गई है, रिफॉर्म्स कर रहे हैं लोग। कोई उम्मीद नहीं इनसे, बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं है कि ना गरीब किसान गांव में रहने वालों के लिए कोई बड़ा फैसला लेंगे। जो बुनियादी ढांचा है उसको भी खत्म कर देंगे।